हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बढ़ती जनसंख्या की विकरालता का सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, जो जनसंख्या के आधिक्य से अपना संतुलन बैठाती है और फिर प्रारंभ होता है असंतुलित प्रकृति का क्रूरतम तांडव, जिससे हमारा समस्त जैव मंडल प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस बात की चेतावनी आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व माल्थस नामक अर्थशास्त्री ने अपने एक लेख में दी थी। इस लेख में माल्थस ने लिखा है कि यदि आत्मसंयम और कृत्रिम संसाधनों से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। यदि आज हम अपने चारों ओर के वातावरण के संदर्भ में विचार करें तो पाएंगे कि प्रकृति ने अपना क्रोध प्रकट करना प्रारंभ कर दिया है। आज सबसे बड़ा संकट ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, जिसके प्रभाव से वातावरण के प्रदूषण के साथ पृथ्वी का ताप बढ़ने और समुद्र जल स्तर के ऊपर उठने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों की मात्रा बढ़ जाने से उत्पन्न होता है। ये गैस पृथ्वी द्वारा अवशोषित सूर्य ऊष्मा के पुनः विकिरण के समय ऊष्मा का बहुत बड़ा भाग स्वयं शोषित करके पुनः भूसतह को वापस कर देती है, जिससे पृथ्वी के निचले वायुमंडल में अतिरिक्त ऊष्मा के जमाव के कारण पृथ्वी का तापक्रम बढ़ जाता है। तापक्रम के लगातार बढ़ते जाने के कारण आर्कटिक समुद्र और अंटार्कटिका महाद्वीप के विशाल हिमखंडों के पिघलने के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे समुद्र तटों से घिरे कई राष्ट्रों के अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गया है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आज से 50 वर्ष के बाद मालदीव देश समुद्र में डूब जाएगा। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों के संबंध में भी ऐसी ही आशंका व्यक्त की जा रही है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की निरंतर बढ़ रही आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। जब एक देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों की संख्या बढ़ जाती है। आवास समस्या के निराकरण के रूप में शहरों का फैलाव बढ़ जाता है, जिससे वनों की अंधाधुंध कटाई होती है। दूर दूर बस रहे शहरों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बहाने वाहनों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। इस तरह बढ़ती जनसंख्या हमारे पर्यावरण को 3 प्रमुख प्रकारों से प्रभावित करती है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज ईंधनों, कोयला और पेट्रोलियम जनित उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अनुमानतः विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 4.5 अरब टन जीवाश्म ईंधन की खपत हो रही है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड सहित सभी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में पहुंच रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसे वर्तमान में सबसे अधिक हानिकारक गैस माना जा रहा है, आजकल
उद्योगों में बहुतायत से प्रयोग में लाई जा रही है विराम। यहाँ तक कि एयर कंडीशनिंग व रेफ्रिजरेशन प्रक्रियाओं औषधि निर्माण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तथा फोम उद्योग आदि में इस गैस का प्रयोग इधर कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गया है विराम। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी मानी जा रही इस गैस के कारण त्वचीय कैंसर जैसे घातक रोग उत्पन्न करने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के पृथ्वी पर पहुंचने की आशंका बढ़ गई है विराम। पैरा ग्रीन हाउस प्रभाव के अतिरिक्त औद्योगिकीकरण का एक और हानिकारक परिणाम सामने आया है वह है अम्ल वर्षा विराम। कुछ उद्योगों के कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैसें पहुंचती हैं जो वायुमंडलीय गैसों से संयोग करके अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर वर्षा के साथ पृथ्वी पर पहुंचकर कई जैविकीय व्याधियों को जन्म देती है विराम। बढ़ती जनसंख्या का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो देखने को मिलता है वह है शहरीकरण विराम। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है आवास की समस्या भी बढ़ती जाती है और परिणाम स्वरूप शहर अनियमित रूप से फैलने लगते हैं विराम। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक हानि वनों की होती है विराम। अकेले भारत में ही प्रतिवर्ष 16 लाख हेक्टेयर वन उजड़ रहे हैं विराम। यद्यपि सरकारी नीति के अनुसार देश में कुल भूभाग का 33% भाग वन होना आवश्यक है, लेकिन फिर भी कुल 21% भाग ही वनों से आच्छादित है विराम। राजस्थान में तो केवल 9% भूभाग पर ही वन बचे रह गए हैं विराम। पैरा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करके छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को शुद्ध करती है तथा इसी को जीव जाति अपनी सांस लेने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है विराम। यही नहीं, पेड़ पौधे कुछ औद्योगिक अवशेष जैसे सीसा पारा निकिल इत्यादि कणों को छानने का कार्य भी करते हैं। इसके अतिरिक्त वनों द्वारा ही हमारी पृथ्वी पर जलीय संतुलन बना रह पाया है विराम। वनों के कटने से जहां एक ओर वृक्षों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम हो जाता है, वहीं दूसरी ओर जब वन कटते हैं तो पृथ्वी के भीतर कुछ कार्बन ऑक्सीकृत होकर वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और वातावरण का ताप बढ़ जाता है विराम। पैरा आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उससे कहीं अधिक तेजी से स्वचालित वाहनों की संख्या बढ़ रही है विराम। फलस्वरूप जो ऑक्सीजन जीवनधारियों के प्रयोग में आनी चाहिए वह स्वचालित वाहनों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है और बदले में जीवधारियों को मिल रहा है। इन वाहनों द्वारा वायुमंडलों में छोड़ा गया जहरीला धुआं जो विभिन्न प्रकार की मानव व्याधियों को जन्म दे रहा है विराम। वाहनों द्वारा प्रदूषित किए जा रहे वायुमंडल से उपज रही परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1988 में नया मोटर वाहन कानून देश में लागू किया विराम। इसमें प्रदूषण फैलाने वालों के मालिकों को सजा देने का प्रावधान किया है विराम। लेकिन फिर भी दिन पर दिन स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है विराम। आज भारत के लगभग सभी छोटे छोटे शहर वाहन जनित वायु प्रदूषण की चपेट में है, जिसमें बम्बई कलकत्ता और दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है विराम। बम्बई का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र चेंबूर प्राय
अम्ल युक्त वायु से घिरा रहता है। विराम। दिल्ली आदि बड़े शहरों की सड़कों पर चलने वाले लोगों के शरीर पर काले रंग की कार्बन युक्त धूल जम जाती है। विराम। यही धूल सांस के द्वारा शरीर के भीतर पहुंचकर नेत्र रोग, कोमा, चर्म रोग तथा श्वास रोगों को जन्म देती है। विराम। पैरा। आज आवश्यकता है कि बढ़ती जनसंख्या पर कारगर रोक लगाई जाए ताकि वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली मानव पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सके। विराम समाप्त।